हेलो दोस्तों, एपोथेसिस भाग 64 को आज समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लुओ झेंग के लिए गॉडफ्री थॉन के दो उपयोग थे। पहला छुपे हमले के लिए था। यह उन योद्धाओं के विरुद्ध असाधारण रूप से प्रभावी था जिनकी आत्मा पर्याप्त मजबूत नहीं थी या जिनकी आत्मा की सुरक्षा पर्याप्त मजबूत नहीं थी। युद्ध में एक क्षण की भी अनुपस्थिति का अर्थ था हार, मृत्यु। दूसरा प्रयोग सजा के लिए था। किसी की आत्मा को छलनी कर देने की अनुभूति, उस प्रकार के दर्द को शब्दों में बिल्कुल भी वर्णित नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में, यह निश्चित रूप से शारीरिक दर्द से 10 गुना अधिक बड़ा था। यदि किसी का शरीर बहुत अधिक दर्द सहता है, तो मस्तिष्क सदमे में आ जाता है, बेहोशी आ जाती है। हालांकि, आत्मा ऐसा नहीं करेगी। कसियू, आत्मा का कांटा चुपचाप लुओ बिंगक्वान के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, जिससे तुरंत उसकी धीमी कराह निकल गई। उसके चेहरे पर एक असहनीय दर्द दिखाई देने लगा। हालांकि, लुओ बिंगक्वान को अभी भी एहसास था कि अगर उसने इस रहस्य के बारे में बात की, तो वह तुरंत मर सकता है। उसे अपने पिता की हत्या के लिए लुओ झेंग से द्वेष था। इस प्रकार का महान द्वेष मिटता ही न था। यही कारण है कि लुओ बिंगक्वान ने अपना मुंह कसकर बंद करके दर्द को जबरदस्ती सहन किया। दर्द असहनीय होने के कारण उसके माथे से एक के बाद एक पसीने की बूंदें टपकने लगीं। क्या आपने इस प्रकार का दर्द चखा है? लुओ झेंग ने ठंडे स्वर में कहा। लुओ बिंगक्वान ने अपने दांत भींच लिए, फिर भी कुछ नहीं कहा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। लुओ झेंग की नज़र फिर से लुओ जुनई के शरीर पर पड़ी। जब लुओ जुनई ने लुओ बिंगक्वान की दर्दनाक उपस्थिति देखी, तो वह इस हद तक डर गया था कि वह कांपने लगा था। उनकी सहनशक्ति लुओ बिंगक्वान जितनी महान नहीं थी। इससे पहले कि लुओ झेंग बोलता, उसने तुरंत कहा, मैं बोलूंगा, ये क्यूई परिवार है। ये क्यूई परिवार का पारिवारिक मास्टर क्यूई शान है। यह वह था जिसने व्यक्तिगत रूप से लुओ जियो को मार डाला था। लुओ झेंग, मुझे मत मारो, मैं केवल। जब उसने लुओ जुनई के शब्द सुने, तो लुओ बिंगक्वान ने अंदर ही अंदर आह भरी। ये बेवकूफ हमेशा से अविश्वसनीय था। अभी लुओ झेंग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। उसके हाथ से ठंडी रोशनी टिमटिमाती हुई सीधे लुओ जुनई की ओर चली गई। लुओ जुनई का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि, जब तलवार की नोक उसके माथे से 1 इंच ऊपर पहुंची, तो उसने तुरंत दिशा बदल दी, बजाय सीधे लुओ बिंगक्वान की ओर जाने लगी। पू! लुओ बिंगक्वान का सिर जमीन पर गिर गया। लुओ झेंग ने पहले कहा था कि वह लुओ परिवार के लोगों को नहीं मारेंगे। आखिर ये लोग उसके सगे रिश्तेदार थे। यही कारण है कि लुओ झेंग ने पुरगेट्री माउंटेन में लुओ पेरन को केवल अपंग बनाया, उसे मारा नहीं। लेकिन आज लुओ झेंग के पास लुओ बिंगक्वान को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे पहले, लुओ बिंगक्वान अपने पिता का हत्यारा था, और मास्टरमाइंड भी। दूसरे, लुओ परिवार के कनिष्ठों को लुओ बिंगक्वान के प्रति गहरी शिकायत थी। अगर उसने आज लुओ बिंगक्वान को नहीं मारा, तो जनता को समझाना मुश्किल होगा। इसके अलावा, लुओ परिवार के कई कनिष्ठों के दिलों में एक वर्जना होगी। क्या होगा अगर लुओ बिंगक्वान एक दिन वापसी करे? उन सभी को दंडित किया जाएगा। इसलिए, लुओ बिंगक्वान के पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि लुओ झेंग ने अनुमान लगाया था, कई लोगों को लुओ बिंगक्वान को मृत देखकर राहत मिली। लुओ बिंगक्वान के शरीर से हत्या के इरादे के अवशेष निकल गए। हालांकि लुओ झेंग को पता था कि लुओ बिंगक्वान ने रक्त कैदी को अपना स्वामी बना लिया था और रक्त दुष्ट बल का अभ्यास किया था।
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ बिंगक्वान के शरीर में हत्या के इतने इरादे होंगे। ऐसा लग रहा था कि लुओ बिंगक्वान ने खेती करने के लिए इस अवधि के दौरान बहुत से लोगों को मार डाला था। अंत में लुओ बिंगक्वान के शरीर से निकलने वाली राक्षसी ऊर्जा एक रक्तलाल क्रिस्टल में संघनित हो गई। अब 4 रक्तलाल क्रिस्टल। लुओ झेंग ने अपने मन में गणना की। जैसे ही राक्षसी ऊर्जा एकत्रित होती है, उसे एक साधना पद्धति का अभ्यास करना चाहिए जो राक्षसी ऊर्जा को मुक्त कर सके। लेकिन अभी लुओ झेंग को अभी भी लुओ परिवार के मामलों को साफ करना था। लुओ बिंगक्वान को फांसी दे दी गई है। लुओ जुनई दूसरा मास्टरमाइंड था। उसके अपराध के लिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। कल मैं अपने पूर्वजों की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। इतना कहने के बाद लुओ झेंग ने मार्शल आर्ट हॉल के मामलों को अपने तीसरे चाचा, चौथे चाचा और कई अन्य बुजुर्गों को सौंप दिया। उनका मानना था कि वे इसे उनसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। लुओ झेंग का वाक्य सुनकर लुओ जुनई के पीले चेहरे का रंग थोड़ा हल्का हो गया। उसने सोचा कि वह मरने वाला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ झेंग उसकी जान बख्श देगा। लुओ झेंग की पीठ को देखते हुए उसकी आंखें विस्मय से भरी थीं। ज़ेड ड्रैगन कोर्ट वह स्थान था जहां लुओ परिवार की मुख्य शाखा स्थित थी। लुओ जियो की मृत्यु और मुख्य शाखा के पतन के बाद से ज़ेड ड्रैगन कोर्ट को सील कर दिया गया था और लुओ परिवार का निषिद्ध क्षेत्र बन गया था। कभी कभी लुओ परिवार के लोग ज़ेड ड्रैगन कोर्ट के पास से गुजरते थे, लेकिन वे केवल एक नज़र ही देख लेते थे। बहुत कम लोग अंदर कदम रखते थे। रख रखाव के अभाव में ज़ेड ड्रैगन कोर्ट में कई जगहों पर इंसान जितनी लंबी घास फूस उगाई थी। आंगन की दीवारें भी धूल से सनी हुई थीं। आज लुओ परिवार के दर्जनों नौकर आए। उन्होंने जमीन साफ की, खरपतवार निकाली और बोनसाई की छटाई की। वे पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। केवल आधे दिन में पूरा ज़ेड ड्रैगन कोर्ट एकदम नया दिखने लगा। जब लुओ झेंग और लुओ यान ने अपना भोजन समाप्त किया और ज़ेड ड्रैगन कोर्ट में लौटे, तो उनकी आंखें चमक उठीं। ज़ेड ड्रैगन कोर्ट को साफ करने का आदेश लुओ झेंग का नहीं था, लेकिन लुओ परिवार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। जैसे ही लुओ यान ने ज़ेड ड्रैगन कोर्ट में प्रवेश किया, वह खुशी खुशी कोने में लगे झूले की ओर चल दी। यह वह झूला था जिस पर लुओ यान अक्सर बैठती थी जब वह छोटी थी। हालांकि इतने वर्षों के बाद झूले की असली रस्सियां सड़ चुकी थीं। इस झूले को 2 नई रस्सियों से बदल दिया गया। उस पर बैठने के बाद लुओ यान झूले पर नीचे झुक गई, जिससे उसके 2 पतले पैर धीरे धीरे हवा में झूलने लगे। लुओ यान की हार्दिक मुस्कान को देखते हुए यह शायद सबसे खुशी का क्षण था जब उसने लुओ झेंग से मिलने के बाद लुओ यान को देखा था। अंत में लुओ यान सिर्फ एक छोटी लड़की थी। उनके विशेष गठन और उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण उनके कमजोर कंधों पर बहुत सी चीजें थीं जो उन्हें नहीं उठानी चाहिए थीं। अभी भी उसे उन चीजों से छुटकारा नहीं मिला था। हालांकि शी जिंगटियन ने लुओ यान को घर जाने का वादा किया, लेकिन उसने लुओ झेंग को चेतावनी भी दी कि वह लुओ यान के साथ भागने के बारे में न सोचें, क्योंकि वह व्यक्ति लुओ यान के शरीर पर पहले ही निशान छोड़ चुका था। भले ही लुओ यान पृथ्वी के छोर तक भाग जाए, वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसे ढूंढने में सक्षम होगा। अगर वह लुओ यान के साथ भाग गया, तो इससे हालात और खराब हो जाएंगे। वास्तव में लुओ झेंग मूल रूप से लुओ यान के साथ अमर हवेली में भागना चाहता था। वह अमर हवेली एक ऐसा अस्तित्व था जिसे लुओ झेंग समझ नहीं सका। हालांकि लुओ झेंग उस अमर हवेली का केवल अस्थायी मालिक था। अंदर कई चीजें थीं जिनका लुओ झेंग उपयोग नहीं कर सकता था।
लुओ यान की सुरक्षा की गारंटी देना कठिन था। लुओ यान झूले पर आगे पीछे झूल रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें उसके शरीर पर पड़ीं, जिससे वह एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखने लगी, जिसे ठीक नहीं किया जा सका। अपनी बहन की प्रसन्न मुस्कान को देखते हुए लुओ झेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने मन ही मन कसम खाई कि भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, वह उसकी रक्षा अवश्य करेगा। हालांकि लुओ झेंग को नहीं पता था कि सब कुछ नियति में था। यात्रा पर निकलने के लिए सब कुछ एक कठिन परीक्षा के समान होना तय था, और लुओ यान वह दीपक था जिसने लुओ झेंग को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन किया। अगली सुबह कबीले के बुजुर्गों ने लुओ झेंग का पहाड़ तक पीछा किया। लुओ परिवार के पिछवाड़े में एक छोटी सी पहाड़ी थी। ये भी धन्य भूमि थी। टॉमस्टोन चुपचाप वहीं खड़े रहे। ये लुओ परिवार का कब्रिस्तान था। लुओ परिवार के पूर्वज यहीं सो रहे थे। पर्वत की पूजा करें, पितरों की पूजा करें। लुओ परिवार के नए मुखिया के रूप में इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। बांस की 3 अगरबत्तियां जलाई गईं और धीरे से लुओ झेंग के हाथ में पकड़ा दी गईं। उसने अपने पिता की कब्र के सामने 3 बार सिर झुकाया, धूप जलाई और पूर्वजों की पूजा की। लुओ परिवार के कब्रिस्तान को छोड़ने के बाद लुओ झेंग की आंखों में धीरे धीरे हत्या का इरादा प्रकट हुआ। चोंग्यान काउंटी में कुछ लोगों को अवश्य मरना होगा। उसी समय चोंग्यान काउंटी में न्यू मून रेस्तरां की सबसे ऊंची मंजिल पर एक कमरे में एक मेज के चारों ओर 5 से 6 लोग बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हों। ये 5 लोग चोंग्यान काउंटी के शीर्ष 5 कुलों के मुखिया थे। हुआंग, क्यूई, हे, झांग और चेन। वर्तमान में चोंग्यान काउंटी की सभी खदानें, दुकानें और जुआ घर उनके द्वारा नियंत्रित थे। लुओ परिवार पहले स्थान पर था। हालांकि लुओ परिवार के पतन के कारण वे धीरे धीरे पहले से 6ठे स्थान पर आ गए। लुओ परिवार का व्यवसाय इन 5 कुलों द्वारा निगल लिया गया था। लुओ परिवार एक अपरिहार्य छोटा पात्र बन गया था। लुओ झेंग को मरना ही होगा। मेरे बेटे हुआंग जिंग को उसके द्वारा मार दिया गया था। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसे ब्लू क्लाउड संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है? गोल के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेज गुस्से से उबल रही थी। वह हुआंग परिवार के मुखिया हुआंग चेन थे, जो हुआंग जिंग के पिता भी थे। हुआंग चेन के कई बच्चे थे, लेकिन हुआंग जिंग उनका सबसे बड़ा बेटा था और उनका सबसे प्रतिभाशाली बेटा भी था। मूल रूप से वह इस बेटे का अपनी पूरी ताकत से पालन पोषण करना चाहता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्राकृतिक रूप से जन्मा लुओ झेंग लुओ परिवार में वापस आएगा। हुआंग जिंग रहस्यमय तरीके से लुओ परिवार के विवाद में शामिल था और लुओ झेंग द्वारा उसे मार दिया गया था। हुआंग चेन इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मुझे भी लगता है कि लुओ झेंग को मरना ही चाहिए। हालांकि हम उससे कैसे निपटेंगे? मैंने सुना है कि सरकार जिन रक्त कैदियों को चाहती थी वे सभी लुओ झेंग के हाथों मर गए। हुआंग चेन, आपको उस रक्त कैदी की ताकत पता होनी चाहिए, ठीक है? कियू शान ने उदास भाव से कहा। इस पल जो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरा हुआ था वह वास्तव में कियू शान था। हालांकि अन्य कबीले प्रमुख भी लुओ झेंग से डरते थे, लेकिन वे जो सबसे अधिक कर सकते थे वह लुओ परिवार के व्यवसाय को उगलना था। जहां तक हुआंग चेन की बात है, वह अपने बेटे को खोने का दर्द सहने और इस गुस्से को निगलने का विकल्प भी चुन सकता था। हालांकि कियू शान ही वह व्यक्ति था जिसने लुओ जियो को मार डाला था। अब जब लुओ बिंगक्वान को फांसी दे दी गई, तो लुओ जूनी को डर था कि वह खुद को उजागर कर देगा। आप चाहते हैं कि हम लुओ परिवार की संपत्ति उगल दें?
सपने देखते रहो, चेन परिवार के मुखिया ने बेरुखी से डांटा। चोंग्यान काउंटी के संसाधन सीमित थे, और यदि उनके पास अधिक होते, तो उनके पास कम होते। इसलिए हर कोई एक एक पैसे के लिए मोलभाव कर रहा था और देने से इनकार कर रहा था। इसलिए जब कियू शान ने लुओ जियो को मारने के लिए मिलीभगत की थी, तो उसने स्वाभाविक रूप से लुओ परिवार की बहुत सारी संपत्ति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इस अवसर का उपयोग चोंग्यान काउंटी में हुआंग परिवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार बनने के लिए किया था। हालांकि चेन परिवार, हे परिवार और झांग परिवार ने भी बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे, और इस समय वे स्वाभाविक रूप से इन लाभों को छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रत्येक परिवार के पास बड़ी संपत्ति थी, और कई लोगों ने मांस खाने और सूप पीने के लिए इन परिवार के मुखियाओं का अनुसरण किया था। यदि वे लुओ परिवार की संपत्ति वापस कर देते हैं, तो यह उनका मांस काटने के समान होगा। कियू शान वास्तव में इसे वापस करना चाहता था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि भले ही उसने इसे वापस कर दिया, लुओ झेंग उसे जाने नहीं देगा। इस समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से अन्य परिवारों को लुओ झेंग के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ, लुओ परिवार की ताकत पर्याप्त नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लुओ परिवार की संपत्ति हमारे द्वारा निगल ली जाएगी। अब उसके लिए इन सभी संपत्तियों को खुद वापस लेना वास्तव में अवास्तविक है। लेकिन हम लुओ झेंग से कैसे निपटेंगे? उसने रक्त कैदी को हरा दिया, शायद वह भाग्य पर भरोसा करता था। रक्त कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया था, और शायद उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। इसलिए उसकी ताकत उसकी मूल ताकत का केवल 10% या 20% थी। लुओ झेंग से हारना कोई अजीब बात नहीं है। आखिरकार वह केवल जियांटियन स्तर का विशेषज्ञ है। वह हम में से इतने सारे लोगों के लिए मैच कैसे हो सकता है? हे परिवार के मुखिया ने विश्लेषण किया। वे वास्तव में लुओ झेंग की ताकत से डरते थे। हे परिवार के मुखिया के ये कहने के बाद परिवार के अन्य मुखियाओं ने लुओ झेंग की असली ताकत का विश्लेषण करना शुरू किया, और उनका विश्लेषण बहुत स्पष्ट और तार्किक था। अंतिम निष्कर्ष ये था कि जियांटियन स्टेज 3 मास्टर के लिए रक्त कैदी को हराना असंभव था, और रक्त कैदी गंभीर चोटों के साथ भाग गया था। इसलिए उसकी ताकत उसकी मूल ताकत का केवल 10% होने की संभावना थी। यही कारण था कि लुओ झेंग रक्त कैदी को हराने में सक्षम था। उस स्थिति में मुझे उस छोटे कमीने की जान ले लेनी चाहिए। हुआंग चेन की आंखों में हत्या का इरादा झलक गया। उपस्थित लोगों में वह सबसे मजबूत था, और वह सबसे आत्मविश्वासी परिवार का मुखिया भी था। पैट्रियार्क हुआंग के नेतृत्व में अगर हम एक साथ काम करते हैं, तो वह छोटा कमीना निश्चित रूप से हमारा मुकाबला नहीं करेगा। कियू शान ने तुरंत पीछे से कहा, यह सही है। लुओ कबीले को दबा दिया जाना चाहिए। उस छोटे से साथी के पास इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हैं। अगर हम उसे नजरअंदाज करते हैं, तो जब वह भविष्य में बड़ा होगा, तो हमारे कबीले, हे कबीले का मुखिया बोल रहा था, तभी अचानक घर के बाहर से हंसी की आवाज आए। न्यू मून मंडप हुआंग परिवार की संपत्ति थी। सभा से पहले हुआंग चेन ने न्यू मून मंडप के सेवकों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वे किसी को भी अंदर न आने दें। इस समय वास्तव में बाहर कोई हंस रहा था। हुआंग चेन ने भौहें सिकोड़ लीं और चिल्लाया, ये कौन है? दिलचस्प, दिलचस्प। सही समय पर आने की तुलना में सही समय पर आना वास्तव में बेहतर है। मैं एक एक करके आप लोगों की तलाश करने जा रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग पहले से ही एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। इससे बचत होती है, मुझे घर घर भागने में परेशानी हो रही है। दरार। आवाज पड़ते ही खिड़की में एक साफ सुथरा बड़ा छेद दिखाई दिया और
उस छेद से एक आकृति अंदर आ गई। इस व्यक्ति की तलवार जैसी भौहें और चमकीली आंखें थीं और वह बहुत सुंदर था। ये लुओ झेंग था। ये देखकर कि लुओ झेंग ने वास्तव में सीधे यहाँ आने की हिम्मत की, कियू शान की आंखें उछल गईं। उसे अंदेशा हो गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लुओ झेंग की बातें सुनकर अन्य कबीले प्रमुख इस अफवाह की पहचान को कैसे नहीं समझ सके। लुओ झेंग, मैं तुम्हारी तलाश में नहीं गया था, लेकिन तुमने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने का साहस किया। हुआन चेन ने लुओ झेंग की ओर घूरकर देखा। वह लुओ झेंग की जिंदा खाल उतारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लुओ झेंग ने उदासीनता से हुआन चेन की ओर देखा, फिर उसकी नज़र कबीले प्रमुखों पर पड़ी और कहा, आज मैं यहाँ कुछ बातचीत करने आया हूँ। हालांकि यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो मैं भी मारूंगा। मैं केवल एक व्यक्ति को मारूंगा। ये कहने के बाद लुओ झेंग की नज़र कियू शान पर पड़ी जो ज्यादा दूर नहीं था। कियू शान का दिल उछल पड़ा और वह 2 कदम पीछे हट गया। ऐसा नहीं था कि वह काया था, बल्कि लुओ झेंग की नज़र में हत्या का इरादा बहुत मजबूत था। बातचीत करें। आप खिड़की से अंदर कूद गए। क्या ये बातचीत करने में आपकी ईमानदारी है? चेन कबीले के मुखिया ने पूछा। वह ठीक है। मैं, लुओ झेंग, सबसे पहले कबीले प्रमुखों से माफी मांगूंगा। क्या मैं इस स्टूल पर बैठ सकता हूँ? जैसे ही लुओ झेंग ने कहा, उसने अपने काम से काम रखा और मेज के सामने बैठ गया। उसने कबीले प्रमुखों को कृपया का इशारा भी किया। कबीले प्रमुख तुरंत अवाक रह गए। क्या ये लड़का बहुत शांत नहीं था? हालांकि कुछ कबीले प्रमुखों ने वास्तव में बल का सहारा लेने से पहले कूटनीति का उपयोग करने का विचार अपनाया। वे सचमुच बैठ गए। लुओ झेंग ने अपने लिए एक कप चाय डाली और हल्के से एक घूंट लिया। उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ 2 काम करने आया हूँ। सबसे पहले मैं पहली बात कहना चाहता हूँ। आप चोंगयान काउंटी के शीर्ष 5 कुलों में से एक हैं। कमोबेश आपने मेरे लुओ कबीले की बहुत सारी संपत्ति बांट दी है। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? क्या आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं इसे आपके लुओ कबीले को लौटा दूं? हे कबीले के मुखिया ने व्यंग्य किया। लुओ झेंग हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान बहुत ही सहज थी। उसने 2 उंगलियां फैलाईं। डबल। लुओ कबीले की संपत्ति जो आपने अतीत में निगल ली है, उसे 2 गुना करके वापस कर दिया जाएगा और यह मामला सुलझ जाएगा। हा हा हा, हे कबीले का मुखिया जोर से हंसा। क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे लुओ कबीले को वापस लौटा दूं? ये पहले से ही असंभव है, और तुम अभी भी 2 गुना चाहते हो? छोटे लड़के, क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो? कबीले प्रमुख भी हंसे। सभी को ये भी लगा कि लुओ झेंग उतना डरावना नहीं लग रहा था। खूनी कैदी को मारना उन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगी। शायद खूनी कैदी पहले से ही मर रहा था और वह सिर्फ घाव पर वार कर रहा था। मैं आपको केवल एक मौका दूंगा। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो मैं बाद में कीमत बढ़ा दूंगा। 3 गुना कर दूंगा, लुओ झेंग ने कबीले प्रमुखों की हंसी के सामने गंभीरता से कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहे थे। लुओ झेंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यह मत कहो कि तुम मुझसे लुओ कबीले की संपत्ति नहीं चाहते। मेरा बेटा तुम्हारे हाथों मर गया। चूंकि तुम आज यहाँ हो, तो जाने के बारे में सोचना भी मत। हुआन चेन ने मेज पटक दी और उसके हाथ में एक चौड़ी तलवार आ गई। उसने चौड़ी तलवार लहराई और चौड़ी तलवार से एक धधकती आभा उभरी। उसने इसे लुओ झेंग की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही हुआन चेन चला गया, कियू शान भी चला गया। कियू शान का हथियार एक छिपा हुआ हथियार था जो आधा बांसुरी और आधा खंजर था।
कियू शान का दिमाग बहुत तेज था। उसे अंदाजा था कि लुओ झेंग साधारण नहीं था, नहीं तो इस वक्त उसे अंदर घुसने की हिम्मत कैसे होती। इसलिए जैसे ही हुआंग चेन चला गया, कियू शान एक पल में लुओ झेंग को मारने के लिए हुआंग चेन के साथ सेना में शामिल होना चाहता था। जब तक लुओ झेंग मर गया, हर चीज के बारे में बात करना आसान होगा। दुर्भाग्य से उनकी ताकत और लुओ झेंग की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब लुओ झेंग अमर हवेली से बाहर आया और जियांटियन क्षेत्र में कदम रखा, तो वह पहले से ही 8वें चरण के जियांटियन और 9वें चरण के जियांटियन रईसों को मारने में सक्षम था। चाहे वह नींव, संसाधनों या हथियारों के मामले में हो, उसके सामने ये कबीले प्रमुख उन रईसों से कहीं कमतर थे। लुओ झेंग का सामना करने का केवल एक ही परिणाम था, और वह था एक पल में मारा जाना। लुओ झेंग के हाथ में अचानक एक कीमती तलवार आ गई। ये लुओ झेंग की फ्लोइंग लाइट लॉन्गस्वॉर्ड थी। फ्लोइंग लाइट लॉन्गस्वॉर्ड ने 2 शानदार चांदी की तलवार की किरणें उत्सर्जित की, जो सीधे मेज को छेदती हुई और हुआंग चेन और कियू शान की ओर ऐसी गति से गिरी जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य थी। पू पू, 2 दबी आवाजें गूंजीं, और इससे पहले कि अन्य कबीले प्रमुख प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने देखा कि 2 दाहिने हाथ जमीन पर गिरे हुए हैं। हुआंग चेन और कियू शान की दाहिनी बाहें कट गईं और लगातार खून बह रहा था। खून कुछ देर के लिए बहता रहा और फिर धीरे धीरे रुक गया। हुआंग चेन और कियू शान के चेहरे सदमे से भर गए। जिस समय उनकी भुजाएं काटी गईं, वह समय बहुत कम था और उन्हें अभी तक दर्द का एहसास नहीं हुआ था। हे परिवार! चेन परिवार और झांग परिवार के मुखिया सभी अविश्वास में थे। हुआंग चेन और कियू शान चोंगयांग काउंटी में 2 सबसे शक्तिशाली कबीले प्रमुख थे, लेकिन केवल एक ही चाल में लुओ झेंग ने उनकी दाहिनी बाहों को पंगु बना दिया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि लुओ झेंग दयालु था। अन्यथा उनकी भुजाएं नहीं, बल्कि उनके शरीर काटे गए होते। अन्य 3 कबीले प्रमुखों को तुरंत लगा कि वे बहुत भाग्यशाली थे। सौभाग्य से उन्होंने अभी हमला नहीं किया। अगर उन्होंने हुआंग चेन और कियू शान के साथ मिलकर हमला किया होता, तो शायद उनके हथियार भी जमीन पर गिर गए होते। इस युवक की तलवार की गति बहुत तेज थी और वे उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। वे तलवार की चाल को कैसे तोड़ सकते थे जिसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था? दरअसल उन्हें समझ नहीं आया। भले ही लुओ झेंग की तलवार की चाल धीमी थी, फिर भी उनके पास लुओ झेंग की सादगी की दाव मूल तलवार चाल को तोड़ने का कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के प्रमुख शिष्य ली येफेंग भी इसे नहीं तोड़ सके। तो चोंगयांग काउंटी के ये कबीले प्रमुख इसे कैसे तोड़ सकते थे? हुआंग चेन, मैंने आपके बेटे को मार डाला क्योंकि वह मेरे लुओ कबीले के मार्शल आर्ट हॉल में मेरे लुओ कबीले के शिष्यों को मारना चाहता था। हुआंग जिंग आपकी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लुओ कबीले के शिष्य भी मेरी नज़र में महत्वपूर्ण हैं। मैंने हुआंग जिंग को मार डाला क्योंकि आपका बेटा मरने के लायक था। लुओ झेंग ने हुआंग चेन की ओर देखा और कहा। इस समय हुआंग चेन को लगा कि वह एक मजाक बन गया है, और उसने वास्तव में खंडन करने की हिम्मत नहीं की। बोलने के अधिकार के लिए ताकत सबसे अच्छा फुटनोट था। इस समय हुआंग चेन ने समझा कि जियांतियन 5वें चरण की अपनी ताकत के साथ उसे चोंगयांग काउंटी में अत्याचारी कहा जा सकता है, लेकिन लुओ झेंग की नज़र में वह बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। लुओ झेंग ने एक बार फिर 3 उंगलियां फैलाईं। अब कीमत 3 गुना बढ़ने वाली है। मैं आपको कबीले प्रमुखों को याद दिला दूं, यदि आप सौदे से सहमत नहीं हैं, तो कीमत 4 गुना बढ़ जाएगी। 3 बार। इसका मतलब ये था कि उन्हें न केवल लुओ कबीले की संपत्तियों को उगलना होगा,
बल्कि उन्हें लुओ कबीले को दोगुनी राशि का मुआवजा भी देना होगा।